गुड इवनिंग ऑल। एक ही जना ऐड हुआ है। अब लाइव लेक्चर तो है नहीं कि मैं पढ़ा दूं सारा एकदम बढ़िया से। बताओ मनीषा, क्या किया जाए? बॉस मैं तो क्या बताऊं। सिर्फ तुम ऐड हुई हो, मेरे मैं को पता है। तुम्हें लाइव क्लास होती है ना जब, तो फिर भी मतलब चलो ऐड हो नहीं हो पढ़ाना पड़ता है। अब ये तुम्हारे लिए स्पेशली क्लास लगाई मैंने सोचा कुछ पूछ लूं, कुछ तुम्हारे डाउट हो तो वो सॉल्व करवा दूं। क्योंकि क्या है, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि सब बॉस क्लास डलवाओ, हमारी एग्जाम आ रही है, हमें पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ो भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है पूछो। एक का भी डाउट नहीं आया मेरे पास, सिंगल पर्सन का भी नहीं। या तो पढ़ना छोड़ दिया लाइव क्लास खत्म होते ही। इसलिए फिर मैंने सोचा बैशत जी की चलो पार्ट 1 पूरा अभी कर लेते हैं, फिर 5-7 दिन बाद पार्ट सेकंड का एक साथ ले लेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ा देंगे। अब एक आध जने ही रहेंगे अगर डाउट सेशन में भी, तो फिर मतलब क्या है डाउट सेशन में, क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना। चलो ठीक है, अब अपन आज तो देखें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, वैशज्य कल्पना का इतिहास। ठीक है, बुक है साथ में, बुक साथ में रखो। बुक है साथ में। जी बॉस। पहला चैप्टर है अपने वैशज्य कल्पना का इतिहास। इसमें कोई भी डाउट है तुम्हें? नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इससे दो चार, फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इस चैप्टर से? नो। ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वो तुम बताना, है ना? 2 नंबर में पूछा जाता है वैशज्य और कल्पना शब्द को समझाइए। एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें मेरे को वैशज्य और कल्पना शब्द का मतलब बताओ। बॉस भेषज को मैं कहती थी भेषजम। ये तो हम्म। भेषज ही हो गई परिभाषा। हम्म। और जो कर्म व भावः इति भेषजम, उसका ठीक है, कर्म और भाव है वो भेषज कहलाएगा। शाबाश। और कल्पना का अर्थ है कल्पना योजना में करते हैं, मतलब कल्पना योजना को ही कहते हैं। और जिसमें ठीक है, संस्कार के द्वारा द्रव्यों को शरीर के उपयोगी बनाया जाता है, उस योजना को कल्पना कहते हैं। शाबाश। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो तुम्हारे आगे आ जाएगा पंचवीत कक्षाएं में। औषध और भेषज में अंतर वाला क्वेश्चन एक आता है, वो मैं तुमसे कितनी बार पूछ चुका हूँ। फिर भी एकदम एग्जैक्ट मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट बताओ। सबसे पहले परिभाषा वाला पॉइंट, फिर उसके बाद जो है अपने दूसरे जो पॉइंट है एक एक करके मेरे को बताओ, जिसमें एग्जैक्ट अंतर दिखे। तो बताओ, औषध औषध और भेषज में अंतर। एक तो बहुत है ना, इसमें परिभाषा आती है उष्ण द्रव्य संयोग द्रवोच्यते क्रिया। और एक आता हुत हुत व्रत तपो तपोबलम शांति कर्म च भेषजम। मतलब औषध में तो अपन दीपन पाचन आदि द्रव्य पर नहीं पाते हैं, हम्म। औषध बोल। हम्म। इसमें औष शब्द आता है। औषध का औष शब्द है, जिसे बोलते हैं ना रस। हम्म। और रस हम्म। भेषज ओम नियम तप बलि गमन इन सबके द्वारा जो है और चिकित्सा की जाती है, उसे भेषज कहते हैं। शाबाश। और दूसरा है कि औषध है वो द्रव्यभूत चिकित्सा है, और भेषज है अद्रव्यभूत चिकित्सा है। ठीक है। और औषध है वो शारीरिक और मानसिक में आती है चिकित्सा। और जो भेषज है वो ओनली मानसिक रोगों के लिए। और औषध है वो प्रत्यक्ष चिकित्सा है, और जो भेषज है वो अप्रत्यक्ष और नैष्ठिक चिकित्सा है। ठीक है, अच्छा। और एक इसमें वो बता दिया युक्ति व्यापाश्रय और देव व्यापाश्रय का। हाँ, औषध युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है और भेषज देव व्यापाश्रय चिकित्सा है। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे एक नैष्ठिक की चिकित्सा वर्ड है, उसका मतलब पता है तुम्हें? वैसे तुम्हारे सिलेबस का पॉइंट नहीं है, बट ये थर्ड ईयर में नैष्ठिक आएगा। नैष्ठिक का मतलब क्या है? मान लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। नैष्ठिक की चिकित्सा का मतलब है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से जो चिकित्सा करते हैं, उसको नैष्ठिक की चिकित्सा बोला है। ठीक है,
ये चीज हो गई अपने पहला चैप्टर अपना क्लियर मानूं अब मैं। इससे आने वाले सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, दो ही क्वेश्चन जो है मेनली इससे बनते हैं। एक रस वैशज्य कल्पना का इतिहास बताओ, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि बहुत रेयर है पर आ जाता है कभी कभी। तो उसमें जो है अपन को इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 नहीं 4 पार्ट में एक्चुअली। कौन कौन से? पहला वैदिक काल, वेदों में जो है बेशद और औसत का जो वर्णन किया गया है। दूसरा संहिता काल, कि चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता में जो बताया गया है, ठीक है। तीसरा रसशास्त्रीय काल, और चौथा आधुनिक काल। रसशास्त्रीय काल में जो रसशास्त्र के ग्रंथ थे उनमें जो बताया गया डिटेल में वो बताना है, और आधुनिक काल में जैसे अपने भाव प्रकाश वगैरह जो है ये आ जाती है, ठीक है। तो उनका जो है आप तुम्हें डिटेल में थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है सबका। वो तुम्हें एक बार रीडिंग मारोगे चैप्टर की, सारा उसमें क्लियर हो जाएगा कि भाई संहिताओं में क्या कहा गया है। फिर उसके बाद जो है मध्यकाल रसशास्त्री काल में तुम्हें मेनली शारंगधर संहिता बतानी है। आधुनिक काल में मेनली वैशज्य रत्नावली भाव प्रकाश के बारे में थोड़ा बताना है कि हाँ ये जो है उस टाइम आई थी, और उसके अलावा आयुर्वेद फार्मिकुलरी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो इस तरह से हो जाएगा अपना 10 नंबर का वो टॉपिक कवर, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक पूरा हो गया। अब दूसरा टॉपिक आता है वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत। पहले तो इसमें बताओ कोई डाउट है या नहीं? नो बॉस। अच्छा, तो इससे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से बताए गए उनके नाम बता दो। अगर वो नाम भी याद है ना तो तुम इसमें आंसर कर लोगी, क्योंकि ज्यादातर 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करो। तो बताओ। वो पहला है परिभाषा एवं मान, दूसरा है अव्यक्त विशेषोक्त ग्रहण, तीसरा है द्रव्य स्थित रस की औषधि द्रव्य की विशिष्टता, ठीक है, और चौथा है कक्षाई कल्पना, फिर है ठीक है, द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव, फिर पांचवा छठा है संस्कार, और सातवां है औषध गिरोह का नामकरण। शाबाश। अच्छा, अब मुझे इसमें ये बताओ कि जैसे अनुक्त और विशेषोक्त तो ग्रहण है, तो उसमें तुम्हें जो जो याद है पहले वो बता दो, फिर बचे कुचे मैं पूछ लूंगा क्या है इसमें। वृक्ष के अभाव में है, उसमें अनुकूल अपन जड़ लेते हैं, जटा लेते हैं, ठीक है, और काल में प्रातः काल लेते हैं, ठीक है, और पात्र में मिट्टी का पात्र लेते ठीक हैं, है, द्रव के अंदर जल लेते हैं, ठीक है, और तेल के अंदर तेल लेते हैं, ठीक है, और लवण में सैंधव लवण लेते हैं, ठीक और है, घृत के अंदर गोघृत, दुग्ध में गोमूत्र, मूत्र में गोमूत्र, ठीक है। ये सब लेते हैं। जैसे चंदन का, चंदन का क्या लिखोगी? बस उसमें अलग अलग भाई कैसे? ये प्रयोगार्थ तो है रक्त चंदन और हाँ, आंतरिक बस लेते यही बताना है कि अगर आपके जो योग है वो लेप वगैरह हैं, तो उसमें फिर अपन को कौन सा चंदन मतलब अगर दे नहीं रखा है उसमें चंदन, तो कौन सा चंदन काम में लेना है? रक्त चंदन। तो वो चीज बताइए यहाँ पे कि अगर बाह्य प्रयोगार्थ कल्पना बना रहे हो तो चंदन के नाम पे आपको क्या लेना है? रक्त चंदन। और अगर इंटरनल यूज के लिए जैसे चूर्ण स्नेह आसव वगैरह के लिए ले रहे हो तो फिर जो है आपको श्वेत चंदन लेना है, अगर आपको मेंशन नहीं किया हो तो। और कहीं पे मेंशन कर रखा हो तब तो आपको लेना ही है। जैसे कई जगह आता है इंटरनल चूर्ण वगैरह, इनमें रक्त चंदन का प्रयोग आता है इंटरनली लेने के लिए भी, लेकिन वहां पर मेंशनड है। अगर केवल चंदन मेंशनड हो तो कौन सा चंदन लेना है इंटरनल यूज के लिए? श्वेत चंदन, ठीक है। और एक चीज नहीं बताई कि औषधियों की मात्रा का निर्देश नहीं हो तो कैसे लेनी है? समान मात्रा। समान मात्रा में। शाबाश। और अगर कोई एक औषधि 2 बार लिखी हुई हो तो उसकी कितनी मात्रा लेनी है? शाबाश, द्विगुण मात्रा में, ठीक है। अच्छा, अब एक आती कषाय शब्द की परिभाषा बताओ, क्वेश्चन 2 नंबर में। कंठस्य प्रश्नात् कंठस्य प्रश्नात् प्रायरोगाणामवाप्ति प्रश्नात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्वयोगिषु कल्पयति। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब संस्कार के अलग अलग भेद बता रखे हैं, किस किस तरह से संस्कार करा जाता है, गुणांतर्दान किया जाता है, तो उनके नाम बता दो। भावनादि भाजनादिभिः अधीयन्ते। शाबाश। ये वासन के बाद भावनादि भी था और लास्ट में भाजनादि भी है। चलो ठीक है, तुम्हें आता है मतलब। ओके, सेकंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है।
अब बताओ मान। मान में कोई डाउट है? क्लियर है? नो बॉस, हाँ। मान क्लियर है? ठीक है। इसमें जो है मान प्रकरण में तो मान की परिभाषा पूछ ली जाती है 2 नंबर में कई बार, और मान के भेद के साथ, कि मान की परिभाषा बताते हुए मान के भेद बताइए। ठीक है। इसके अलावा जो है पूछा जाता है, अच्छा मान की परिभाषा बता दो मेरे को। सुरभि ऐड हुई है, तु द्रव्याणां कल्पे क्वचित् प्रयोगकारार्थं मानम् अत्यधिक में। अब सुरभि भेद बताएगी मान के। गई क्या? मान के भेद बताओ। दो मान है, मागध मान और कालिक मान, हम्म। और मान आइए मान। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार, कि चरक और शारंगधर के मागध मान में जो है मत भिन्नता और सामंजस्य को बताइए। तो वो तुम्हें आता है ना, कहाँ से उनमें डिफरेंस शुरू होता है, फिर कहाँ से वो समान हो जाते हैं, वो चीज आनी चाहिए तुम्हें, है ना? आवाज आ रही है मनीषा? तो वो क्लियर होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 नंबर में। ठीक है। दोनों के मागध मान में मत भिन्नता एवं सामंजस्य वाला। ठीक है, वो क्वेश्चन। एक शारंगधर का चतुर्गुण सूत्र 2 नंबर में पूछा गया है। क्या है चतुर्गुण सूत्र शारंगधर का? वेरी गुड। एक कुड़ाव पात्र की परिभाषा पूछी गई है। कुड़ाव पात्र की परिभाषा बताओ। समृद्ध वेणु, मतलब मिट्टी, घास, वृक्ष आदि से जो 4 अंगुल लंबाई, चौड़ाई, गहराई का एक पात्र बनाया जाता है, और जिसमें एक कुड़व की मात्रा समान होती है, उसको कुड़व पात्र। ठीक है। इसमें ये मत बोलो कि जिसमें एक कुड़ाव मात्रा में है ना द्रव्य समा सके। ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुमने पहले भी गलती की थी। मैंने ये कही थी कि 4 4 अंगुल लंबाई चौड़ाई गहराई का अपन एक पात्र बनाते हैं, उसमें जितना द्रव आता है वो क्या कहलाता है? कुड़ावमान, एक कुड़ावमान कहलाता है। ठीक है। ना कि ऐसा कि एक कुड़ाव उसमें जल आता है तो अपन उसको मानते हैं। ठीक है, ये चीज है डिफरेंस। तो ये बार बार ये मिस्टेक मत किया करो कि भाई एक कूड़ा। हाँ, बात वही है, लेकिन एक कहने का एक सही तरीका होता है। ठीक है, जो अपन को जिस तरीके से बोलना चाहिए। संस्कृत थोड़ी ना उसमें वर्ड इधर उधर भी हो जाए तो अपन मान लेते हैं कि हाँ अर्थ वही निकलेगा। अर्थ का अनर्थ हो जाता है हिंदी में। ठीक है। अच्छा, एक आता है क्वेश्चन, शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्रहण का नियम 5 नंबर में पूछा जाता है। द्रव्यम कर्मशु गुणितम इति सर्वत्र निश्चय। मतलब कुछ का द्रव्य जो देते हैं वो तो एक गुना मात्रा में, और अगर आर्द्र द्रव्य देते हैं तो एक मात्रा में है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक औषध द्रव्यों का ग्राह्य अग्राह्यता 5 नंबर में पूछा गया है, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है। उसमें वही है कि औषध द्रव्य कैसी लेनी चाहिए, रसवीर्य विपाक से इनसे युक्त लेनी चाहिए, और वो क्या बोलते हैं, वीर्यवान लेनी चाहिए, विकृत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, मतलब बतानी होती है। ठीक है, नवीन लेनी चाहिए, ये सब चीजें। फिर औषध द्रव्य संग्रहण, इसमें जो चरक वाला है वो पूछ रहा हूं मैं। तो शाखा और पत्र का संग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? अच्छा, रूट्स का, मूल का? ठीक है। त्वक कंद शीर का? सार का? गलत। सार, सार भाग जो लेते हैं अपन, सार भाग का मैंने क्या बताया था? हर्टवुड। हर्टवुड कब ज्यादा अच्छी रहती है, मतलब ज्यादा डेंस रहती है? सर्दी की ऋतु में, जैसे कि हेमंत ऋतु में। तो इसलिए जो है सार को हेमंत ऋतु में लेने को कहा है।
ठीक है। और पुष्प और फल? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू सीजन, जिस सीजन में उगते हैं उस सीजन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है। अब आगे अपन आते हैं। एक जो है क्वेश्चन 10 नंबर में औसत कल्पनाओं की सैवीर्यता अवधि वाला पूछा जाता है। ठीक है। शारंगधर ने जो है कुछ का ये बता रखा है, जो तुम याद करो तो ठीक है, नहीं तो ये वाला जो है ना टेबल, आयुर्वेदिक औषधियों की सैवीर्यता अवधि जो मॉडर्न वाली है, जो एएफआई ने बता रखी है, डीसीए में बता रखी है, उनको तुम्हें याद करना है। ठीक है। शारंगधर वाले रहने दो, केवल टेबल वाले भी याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। जो आज की डेट में चलती है कि वटी हो तो कितने टाइम तक, चूर्णक्वात हो तो कितने टाइम तक सही रहता है, रसौषधि कितने टाइम तक सही रहती है, अर्क कितने टाइम तक रहता है, वो सब चीजें। ठीक है। तो ये यहाँ से याद कर लेना टेबल वाले। फिर उसके बाद वैशज प्रयोग विधि 10 नंबर में पूछ ले जाती है, जिसमें अपने 3 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? वैशज प्रयोग विधि में क्या आता है मनीषा? ठीक है। अब इसमें अगर पूरा 10 नंबर में पूछना होता है तो कई बार वैशज प्रयोग विधि पूछ लेते हैं। 5 नंबर में पूछना होता है तो इनमें से एक एक चीज पूछ लेते हैं कि औषध मात्रा को बताइए कैसे लेनी है, या फिर अनुपान किसे कहते हैं और अनुपान का महत्व बताइए। ठीक है। या फिर जो है वैशज प्रयोग काल, औषध सेवन काल जो है उनको बताइए, 10विध औषध सेवन कालों को बताइए। तो वो तुम उस हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है। नोट्स में शॉर्ट में दे रखा है, अच्छा है। बाकी खुद से तुम एक बार इसमें सेलेक्टेड पॉइंट बना लेना। ठीक है। जो भी तुम्हें लगे ठीक, सूटेबल लगे, वो से कर लेना। ठीक है। अनुपान की परिभाषा बताओ। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को बताओ अनुपान का प्रयोजन। शरीर एवं प्रसरपति अनुपान बलाद होंगे तथा चरपति यानी कि जैसे जल में तेल डालने पर वो क्षण भर में पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से अनुपान के द्वारा औषध संपूर्ण शरीर में फैल करके बल प्रदान करती है। वेरी गुड। अच्छा, अब श्रेष्ठ अनुपान कौन सा होता है? 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है भी। हम्म, बिल्कुल गलत। परिभाषा दे रखी है चरक में, यदाहार गुणई पानम विपरीतम तदिश्यते, कि जो आहार और औषध द्रव्य के विपरीत गुण वाला और धातुओं का अविरोधी न हो, मतलब विरोधी न हो। हाँ, वो लिखना है इसमें, श्रेष्ठ अनुपान कैसा होना चाहिए। ठीक है। औषध सेवन काल, 10विध औषध सेवन काल सारे आते हैं तुम्हें? नहीं आते तो याद कर लेना, कई बार बड़ा क्वेश्चन इससे आ जाता है। नहीं कि हमें नहीं अभी बच्चों कोई को तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तो 10 लाइन का एक श्लोक है, कहाँ पर, अष्टांग हृदय का, जो मैंने तुम्हें कही थी कि याद करना, कफोद्रेके गदे अनन्नम बलिनो रोग रोगिणे वाला, वो बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे क्लासिक श्लोकों में से एक लगता है मुझे वो। पूरे 10 लाइन का है तो सही, लेकिन वो इजी भी है। चरक वाले जो है याद करने में इजी नहीं रहते, पर वो बहुत इजी लगता है मुझे। मुझे वो बहुत जल्दी याद हो गया था, और बाबा का शुक्रिया, उन्होंने याद करा दिया था अपने सर का। ठीक है। तो तुम भी याद कर लेना, वो अगर नहीं आया चरक वाला तो वो लिखे आना, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। चरक सुश्रुत में वो एक हिक्का का है ना, जो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, एक आध चीजें हैं जहाँ पे अंतर है, बाकी सब सिमिलर ही चलता है। ठीक है। तो ये अपना तीसरा चैप्टर हो गया। इसमें अब मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ चतुर्थ अध्याय, पंचविध कषाय कल्पना। इसमें कुछ डाउट है? नहीं? पूछूं इसमें मैं क्वेश्चन? हिम में कितने गुना पानी डालते हैं? अच्छा, प्रमथ्या किसे कहते हैं? द्रव्य प्राप्त करके देगा स्वेता
शाह पानम आहू। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मात्राएं बता दो, स्वरस की मात्रा। 7 मात्रा। रॉन्ग आंसर। नहीं बहुत वो आधा पल अगर आठ आर्द्र से बना है मतलब? स्वरस तो आर्द्र द्रव्यों से ही निकलेगा ना, जिनसे निकल सकता है। ये बोलो स्वरस कल्पना के तो आधा पल है, और उससे जो है अनुकल्पनाएं बनती हैं, निशोषित और अग्निसिद्ध, उनकी एक पल मात्रा है। अच्छा कल कल्पना की नहीं पता? कल की परिभाषा बता दो उसी में। बस एक कश होती है बीच में कौन आ गया। अच्छा ठीक है। क्वात की दो पल। ठीक है। और यादव जी त्रिकम जी ने कितनी बताई एक बात की? एक पल। शाबाश। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, फांट की परिभाषा बताओ। फांट की परिभाषा नहीं आती? बस एक चूर्ण जगत कलम सम्मत विनिक्षेपे पाठ्य पूर्वनुमानम पाठ्य तत्सुत्राव्यत पटात। हम्म। ये नहीं हुआ। हाँ वेरी गुड। अच्छा अब मेरे को बताओ, एक 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, 2 या 5 नंबर में क्वाथ और प्रमथ्या में अंतर, वो तुम्हें पता ही होगा। पता है? जी बस। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन। हम्म, चूर्ण की परिभाषा। शुष्कमेव द्रव्यं सुपिष्टमस्त्रगालितं ततश्चार्थरजः शोधः तन्नमात्रा सहर्षशमिता। ठीक है। एक में इसमें शीतोपलादी चूर्ण बताओ। लं सुखं क्षीरजा गोलं च याद ऊर्ध्वं यत् द्रव्यं लेहयेन शोधशर्पिषा पटं वा प्राश्चेत। ठीक है इतना काफी है। बस। ठीक है ठीक है, इतने काफी है। कंटेंट याद होने के लिए श्लोक जरूरी होता है, बाकी तो आपको प्रैक्टिकल यूज तो आप जब यूज करते हो, खांसी जुकाम में ज्यादातर देते हैं इसको, तो वही है काश श्वास प्रतिशय में। रोगाधिकार इसका याद रखना, क्योंकि 3rd ईयर में वो काम आता है। रोगाधिकार पूछ लेते हैं। तो इसका रोगाधिकार क्या है? राज्यक्ष्मा। ठीक है, चरक ने वर्णन किया है चरक संहिता में, और राज्यक्ष्मा रोगाधिकार में। ठीक है। अच्छा अवलेय की परिभाषा। अर्थादिना पुनः पकात् घनत्वं सारस्क्रिया सो अवलेह अवलेह नहीं सो अवलेह अवलेह शात मात्रा तदोन्मिता। वेरी गुड। अच्छा अवलेय सिद्धि के लक्षण। सुपक्वे तंतुमत्तं सुपक्वे तंतुमत्तं शात अवलेहो सुमज्जति खरत्वं पीडिते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्गम। ठीक है। अच्छा अब अवलेय में कई बार पूछ लेते हैं भाई, वासा अवलेय आ जाता है कई बार च्यवनप्राश आ जाता है, तो वो उस हिसाब से तुम देख लेना। कभी कभी हरिद्राखंड भी पूछा हुआ है। ये क्या है? रेयर क्वेश्चंस हैं। कल्पना पूरी पूछी जाती है, पर उसमें कोई एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार। जब पूरा पूरा क्वेश्चन आता है तो वो देख लेना एक बार, जितने कंटेंट याद हो जाए। ठीक है। ये मैं पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को लगता है तुम कर लोगी, बाकी तो बाकी नहीं आए जिसके कंटेंट, तो मैंने कही ना मिश्रक गण जरूर देख के जाना उनके।
कौन कौन से मिश्रक गण डल रहे हैं और मेजर जो मेन कंटेंट है वो कौन सा है। कुछ के तो नामों में ही होता है मेन कंटेंट। अब वासावले है तो मुख्य कंटेंट क्या है उसका, वासा। ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा तुम्हें वो। क्षीरपाक कल्पना बताओ। क्षीरं स्थूलं द्रव्यात् क्षीरात् नीरं चतुर्गुणं क्षीराशेषतत्पीतं स्थूलम् आमोद्भवं जयेत्। वेरी गुड। त्रिफला गुग्गुलू का कंटेंट बताओ। त्रिफलं त्रिफलाचूर्णं कृष्णचूर्णं फलोन्मितं गुग्गुलुं पाञ्चकुलिकं शोधिं सर्वम् एकतव ततस्त्वत्तिकयुञ्जाद्वयनिरपेक्षया गन्धर्गुल्मषोत् अर्षावत् शान्ति च विनाशये। वेरी गुड। अच्छा, सिंहनाथ गुग्गुलू। वो हम्म त्रिफलाय कषाय पूर्णित मतलब कल्पना बोल सकते हैं। वो लेते हैं त्रिफला और और कौशिक और एरटेल लेते हैं। निर्माण विधियां पता है तुम्हें? त्रिफला गुग्गुलू की निर्माण विधि कैसी थी? निराग्नि थी नहीं। वेरी गुड। और सिंहनाथ गुग्गुलू की? वेरी गुड। अगर तुम्हें ये पता है ना निराग्नि है कि से अग्नि है, तो सामान्य निर्माण विधि तुम्हें पता ही होगी। गुग्गुलू कल्पना बनाते कैसे हैं, साग्नि वाली कैसे बनाते हैं, निराग्नि वाली कैसे बनाते हैं। बस वो यूं की यूं लिख देना, ठीक है, और तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ। ये तो अपने हो गए फिर, एक बार और। हाँ, मसीह कल्पना कैसे बनाते हैं? मसीह कल्पना के निर्माण की विधि बताओ, सामान्य विधि। औषधि द्रव्य लेते हैं, उसको चूर्ण बना लेते हैं सूक्ष्म और उसके बाद उसको शराब में डालकर और संधि बंधन करके उसके बाद हम उसे लघु पुट या फिर गजपुट देते हैं, श्वांग सिद्ध करते हैं। फिर जो शाह वर्ण का होता है उसको अपन कल्पना बोलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसके जैसी एक और कल्पना होती है, उसमें भी अपन क्या है, पूरे द्रव्य को जलाते हैं। वो कौन सी है? बस इसमें और उसमें एक ही अंतर है। कौन सी? क्षार। उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहां पर अपन उसमें भाप में बनाते हैं, फिर डालते हैं निखार करके। वो ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है जलाने में? जला तो इसे भी रहे हैं, जला उसे भी रहे हैं। वेरी गुड, बस यही जानना था मेरे को। ठीक है। अच्छा, क्षार सूत्र निर्माण की विधि बताओ। 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब उसमें वो चाहे अपामार्ग क्षार बोले, चाहे वो यवक क्षार पूछ रहे, तुम्हारे रस शास्त्र में आ जाता है फर्स्ट पेपर में। तो क्षार सूत्र निर्माण की विधि, क्षार निर्माण की विधि तो तुम्हें बता ही दी। क्षार के जो है 4 गुना 6 गुना पानी बता रखा है, वो डाल के और अपन करते हैं जो, ठीक है, जला के। और क्षार सूत्र निर्माण की विधि बताओ मेरे को। और उसको हाँ अल्पशीर और गतिशील इनमें भावित कर लेते हैं। तो वो कर रखते हैं मतलब 24 घंटे तक। उसके बाद वापस निकाल करके और धो लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा डालते हैं। ऐसा 7 बार भावित करते हैं, तो उससे क्षार सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तुमने मतलब बुक वाला याद किया। ठीक है, वो भी। हम्म यंत्र उपकरण है अगला चैप्टर, 5वां चैप्टर। कोई सा भी जो है यंत्र तुम्हें समझ नहीं आया, जो तुम्हें समझना हो, या फिर कुछ और पूछना हो कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बहुत
उसमें कोई क्या कैप्सूल फिलिंग वाली है ना, ये ढंग से समझ में नहीं आई इस वाली। कैप्सूल फिलिंग का मैंने ना ग्रुप में एक वो डाला था वीडियो, वो देखा क्या तुमने? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस सारे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, अब टैबलेट मेकिंग मशीन है, जब तक तुम उसकी वर्किंग नहीं देखोगे ना कैसे काम करती है, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या है ये मशीन में, कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ये वीडियो मैंने इसलिए भेजे थे पता है, कि तुम्हें समझ में आए कि ये काम कैसे कर रही है मशीन, इसके पार्ट्स कैसे दिखते, कैसे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीज तुम्हें कैप्सूल फिलिंग मशीन का जब वो वीडियो देखोगी ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें कौन सा लेवर है, कौन सा जो है इसमें पार्ट वो कैप्सूल फिलिंग का है, कौन सा जो है उसमें बेस को पकड़ने का है। ठीक है, तो वो सब चीजें समझ में आएंगी उसको देखने पर। मैं बस इसमें तुम्हें एक अंतर बस ये बता देता हूँ कि हाँ भाई, क्या पढ़ने का है क्या नहीं। तो मैंने तुम्हें उसके लिए बताया था कि इसमें 2 नंबर और 5 नंबर, ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर में आता है ना, तो वो वैसे आता है, 3-4 चीजें अलग अलग पूछते हैं उसमें। ठीक है, जिसमें एक यंत्र पूछ लिया एक अलग से, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम 5 नंबर का तुम्हें मैटर लिखना होता है इसमें, है ना। तो 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन तुम्हें ऐसे पूछ लेते हैं कि इस यंत्र का जो है उपयोग बताइए, कोई 2 उपयोग बताइए, या जो है इस यंत्र के निर्माण के जो भी घटक द्रव्य हैं वो लिखते हुए, और इसके एक या 2 उपयोग बताइए। 2 नंबर में ऐसे पूछा जाता है। इसका प्रिंसिपल लिखिए, मतलब सिद्धांत लिखिए, कि डिसइंटीग्रेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऐसे करके 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर में जब पूछेगा, तो वो 3-4 पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताए थे, तुम्हें वो याद रखने पड़ेंगे। क्या? पहला तो प्रिंसिपल, दूसरा उसकी जो है वो बनाने के जो है कंस्ट्रक्शन, उसका कैसा होता है, तीसरा उसकी वर्किंग, काम कैसे करता है, चौथा उसके उपयोग, और पांचवा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये 5 पॉइंटों में तुम्हें आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो उस तरह से तुम आराम से लिख सकते हो। बाकी लेक्चर से एक बार वापस देख लेना, कोई अगर तुम्हें यंत्र समझ नहीं आया तो मैं वो पढ़ा देता हूँ। तो ये पढ़ाना है कैप्सूल फिलिंग मशीन। बहुत बार देख लूंगी ग्रुप से। हाँ, एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर भी ना समझ में आया ना, जो मैंने भेजा है ना एक डेमो के लिए, वो वीडियो जो है यूट्यूब का एक, वो एक बार देख लेना। अगर नहीं हो तो मैं वापस भेज दूंगा तुम्हें, तो वो देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं तुम्हें फिर बता दूंगा। इसमें क्या है एक्चुअली, बुक में इसने बता रखा है कि भाई ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी हो सकता है, यानी मशीन से कनेक्टेड भी हो सकता है, बैटरी से। ठीक है, इसमें फिर आगे इसने 7-8 पॉइंट बता रखे हैं, 7-8 इसके पार्ट्स हैं। कि एक बेड होता है जिसमें 200 से 300 छेद होते हैं, जिसके अंदर अपन कैप्सूल को रखते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल लोडिंग ट्रे होती है, जिसमें कैप्सूल को अपन फंसा देते हैं। ये सब तुम जब वीडियो देखोगे ना, तब समझ में आएगा कैप्सूल लोडिंग ट्रे क्या है, जिसमें अपन स्टार्टिंग में खाली कैप्सूल पटकते हैं। क्या होता है कि इसमें सबसे एक मेन पार्ट होता है कैप्सूल लोडिंग ट्रे। उस ट्रे के अंदर सबसे पहले अपन खाली कैप्सूल डालते हैं, फिर उसको जो है अपन मशीन के ऊपर रखते हैं और प्रेस करते हैं। प्रेस करने पर जो बेड होता है ना, उसके अंदर कैप्सूल का नीचे वाला भाग फंस जाता है, और उसकी कैप्स जो है वो अलग हो जाती हैं। उन कैप्स को अपन अलग कर देते हैं। फिर जो है एक फिलिंग ट्रे होती है, जो पाउडर फिलिंग ट्रे, उसमें पाउडर भर के, और फिर उस पाउडर को पूरे सभी कैप्सूलों में समान रूप से भर देते हैं। फिर वापस वही जो ट्रे थी, कैप्सूल लोडिंग ट्रे, उसको वापस ऊपर रखते हैं, फिर लेबर दबाते हैं, तो कैप्सूल वापस पैक हो जाते हैं। तो ये सारा जो है प्रोसेस तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम वो वीडियो देखोगे ना, कैसे हुआ ये सारी चीजें। ये है। ठीक है, और कोई यंत्र? हाँ, इसमें मैं तुम्हें बता दूं, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें मैं बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले डिसइंटीग्रेटर 2 और 5 नंबर में पूछा गया है बहुत बार, तो डिसइंटीग्रेटर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा पूछा गया है पल्वेराइजर के उपयोग, और पल्वेराइजर के बारे में 5 नंबर पूछ लेता है, पल्वेराइजर का वर्णन करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा एंड रनर और एज रनर मिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे यंत्र में जब पूछा जाता है ना बड़ा क्वेश्चन ज्यादातर, तो यही पूछा जाता है, एज रनर और एंड रनर मिल। तो ये थोड़ा ढंग से कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है टैबलेट मेकिंग या पिल मेकिंग मशीन में से कोई एक पूछा जाता है। पिल मेकिंग मशीन ज्यादा इजी है टैबलेट मेकिंग मशीन की बजाय। टैबलेट मेकिंग मशीन में जो है बुक में तो बहुत सारी चीजें लिख रखी है, पर मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा रखा है। ठीक है, वो वीडियो तुम देखना। कोई चीज डाउट हो फिर भी, तो नेक्स्ट अगर अपन डाउट क्लास रखते हैं, क्योंकि आज तो मेरा मूड देखते ही पहले खराब हो गया था कि एक ही जना ऐड हुआ है। मुझे लगा था कि 2-3-4 जने तो ऐड होंगे, एग्जाम आ रही है अब तो पढ़ने का मूड होगा, कुछ डाउट हुए होंगे इकट्ठे, पर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हो गया अपना क्लियर, यंत्र उपकरण में। वो हाँ बोलो। वो
ना ना ना, दोनों अंतर है दोनों में। टैबलेट मेकिंग और पिल मेकिंग में बहुत अंतर है। अच्छा, एक बार वापस ज्वाइन करो, मैं ये अंतर तुम्हें बताता हूँ, फिर आगे के जो है अपन देखेंगे, बात करेंगे, है ना। वापस ज्वाइन करना।